तो विद द हेल्प ऑफ रोमांटिज्म, प्ले, सॉन्ग्स, बोर्ड्स, राइटिंग्स, बुक्स वगैरह, इन सब की मदद से वहाँ के लोगों ने क्या किया कि लोगों के बीच में फीलिंग्स लाने की कोशिश की कि आप अपने नेशन के लिए फीलिंग्स मतलब इकट्ठी कीजिए और लोगों को यूनिफाइड करने की कोशिश की। क्लियर? यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज की वीडियो में उसके आगे पढ़ेंगे। हेलो, मेरा नाम सौरभ है और मैं आप सभी लोगों को सोशल साइंस पढ़ाता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हंगर, हार्डशिप एंड सर्वाइव। जब वहाँ पर फसलें खराब हो जाना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाना, ठीक है, जिससे लोगों की भूखों मरने की स्थिति आ गई थी, उसके बाद वहाँ पर क्या चेंजेस आए, उसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, वो है आज का हमारा ये पॉइंट है 3.2, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। क्लियर? 3.2 में डिस्कस करेंगे हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट्स के बारे में। ठीक है। द 1830s वर years of great economic hardship in Europe। 1830s के टाइम पर यूरोप में सबसे ज्यादा परेशानियां चल रही थी इकोनॉमिक रूप से। क्लियर? हो क्या रहा था कि द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी सॉ अ इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। ये बात तो सच है कि यूरोप में 19th सेंचुरी के आसपास जो पॉपुलेशन थी वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ी। ठीक है, पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। अब अगर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी तो आपको पता है कि वो वाली कहानी, एक अनाथ सौ बीमार। तो ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई तो एम्प्लॉयमेंट उतना था नहीं जितने लोग जॉब की तलाश कर रहे थे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट उतना कम ही था और जॉब ढूंढने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। Population from rural areas migrated to the cities to live in overcrowded slums. Small producers in towns were often faced stiff competition from impacts of small machine goods from England, where industrialization was more advanced on the continent. अब आप यहाँ पर समझिए ये बात क्या कह रहा है कि लोगों को जब एम्प्लॉयमेंट की तलाश में लोगों ने शुरू किया जाना, तो वो अब शहरों में जाने के लिए जाकर रहने लगे। ठीक है, जहाँ पर स्लम एरियाज था, बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी वाली स्थिति थी, उसमें जाकर रहने लगे। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे, मतलब जिनके पास हाथों से ही बनाने के लिए सामान बना पा रहे थे, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अ, जो इंग्लैंड से माल आ रहा था, इंग्लैंड से जो सामान आ रहा था, वो मशीनों से बनाया जाता था। और मशीनों से बनाने की वजह से उनकी कॉस्ट क्या थी? कम थी। पर जो लोग हाथ से बना रहे थे उनकी कॉस्ट ज्यादा थी, तो इसलिए दोनों में अच्छा खासा कंपटीशन बन रहा था। क्लियर? इसके बाद देखो, ये पॉइंट भी है, ये बात भी बोली गई है कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो उस समय सबसे ज्यादा एडवांस तरीके से चल रहा था, अगर हम कंपेयर करें पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक है, this was especially so in textile production, which was carried out mainly in homes, और small workshop was only partially mechanized, machinist। ठीक है, और ये ज्यादातर चीजें किसमें हो रही थी? टेक्सटाइल प्रोडक्शन में। ठीक है, क्योंकि टेक्सटाइल प्रोडक्शन में ज्यादातर काम ये लोग जो थे किससे करते थे? हाथों से करते थे। ठीक है, जिसमें मशीन का इतना ज्यादा काम नहीं था, पर यही कंपटीशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा था। In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations। Do you know what is this? इसका मतलब ये है कि जहाँ पर, जैसे इंग्लैंड की उन जगहों की बात करें, एक सेकंड, इंग्लैंड में उन जगहों की बात करें जहाँ पर अ, राजा वाला शासन चल रहा था अभी भी। ठीक है, तो वहाँ के जो किसान थे वो बेटा किसकी वजह से परेशान थे? फ्यूडल ड्यूज, जो उनकी जो मतलब उनसे जबरदस्ती बर्डन, मतलब उनके पास प्रॉपर्टी वगैरह थी नहीं, तो ज्यादा लोड पड़ता था चीजों का रीपेमेंट करने का, लोन्स वगैरह, तो ये सारे ड्यूज के अंदर मारे जा रहे थे। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब आती थी? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बेटा आती थी तब जब फूड, जब खाने की कीमतें जो है, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब पड़ती थी? जब द राइज ऑफ फूड प्राइस अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्पेस पॉपुलेशन इन टाउन एंड द कंट्री। ठीक है, ये कंडीशन जब क्रिएट हो जाती थी, और ये कंडीशन क्रिएट कब होती थी? जब फसलें खराब हो जाती थी। जैसे ही फसल खराब हुई, वैसे ही ये कंडीशन बनकर आ जाती थी और लोगों को अब भूखे मरने की स्थिति बनना शुरू हो जाती थी। ठीक है, ये तो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर भी पढ़ा था कि अगर जब ज्यादा सर्दी पड़ जाती थी, फसल खराब हो जाती थी, तो वहाँ के लोगों के लिए ये मुश्किल आ जाता था कि वो सर्वाइव कैसे करें। ठीक है, उसको सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। क्लियर? आगे आ जाओ। ईयर 1848, अभी आ गई। ईयर 1848 कौन सी ईयर थी? फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड। फिर से फ्रांस में एक कुछ होगा। अब वो हुआ क्या कि जो वहाँ के लोग थे, ठीक है, वहाँ पर फूड शॉर्टेज, खाने की कमी आ गई, और अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया था, इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वहाँ के लोग वापस से सड़कों पर आ गए। ठीक है, अब जब वो वापस से सड़कों पर आ गए,
तो बैरिकेड्स वर इरेक्टेड, मतलब लोगों ने वहीं घुसना शुरू किया। ठीक है, और जो लुइस फिलिप थे जिन्होंने वापस से गवर्नमेंट बनाकर वहां मतलब तैयारी कर रहे थे, वॉज फोर्स टू फ्ली, इन्हें वहां से भागना पड़ा। ठीक है, क्योंकि पेरिस के लोग वापस से इसके अगेंस्ट रिवॉल्यूशन करने लगे थे, खाने के कमी के अगेंस्ट और अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, आगे समझो इसमें। तो आगे क्या है, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड द रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स above 21 and guaranteed the right to work. National workshops to provide employment were set up. क्लियर? मीन्स क्या कहना चाहता है कि नेशनल असेंबली ने लुइस फिलिप के भाग जाने के बाद फिर से एक गवर्नमेंट बनाई। ठीक है, और इस बार जो है, जैसे पहले करते थे नेशनल असेंबली वाले, वो एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन वाला कंसेप्ट था उनका। इसके अलावा उनका दूसरा क्या आया कि 21 वर्ष से ऊपर वाले जो लोग थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी, केवल उनको वोट देने का अधिकार हुआ। पर इस बार क्या चेंज आया, इस बार ये आया कि उन्होंने क्या किया कि जितने भी मेल थे, ठीक है, जितने भी जिनकी उम्र 21 से ज्यादा थी, उन सभी को वोटिंग राइट्स प्रोवाइड करना। क्लियर? उसके अलावा दूसरा काम क्या किया, दूसरा जो उन्होंने प्रॉमिस किया, उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि वो काम करने के लिए क्या देंगे, रोजगार देंगे, मतलब लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसीलिए नेशनल असेंबली ने दूसरी चीज क्या की, उन्होंने गवर्नमेंट वर्कशॉप्स बनाने शुरू किए। ठीक है, गवर्नमेंट वर्कशॉप्स बनाने शुरू किए जिनका काम क्या था, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना। ओके, नेक्स्ट। अब देखें, तो अर्लियर इन 1845, अच्छा ये एक एग्जांपल आपके सामने और दिया गया है। ठीक है, 1845 का एक एग्जांपल है। उस समय क्या हुआ था वहां पर, वो चीज समझिए। ठीक है, 1845 में क्या हुआ, वीवर्स, वीवर्स वो लोग होते हैं जो कपड़े से क्या बनाते हैं, कोई सामान, मतलब आप उनको रॉ मटेरियल दे दीजिए तो वो आपका कोई भी कपड़ा वगैरह बनाकर दे देंगे। ठीक है, तो वीवर्स जो थे सिलेसिया में, इन्होंने भी एक रिवॉल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स हु सप्लाइड देम मटेरियल, गैव देम ऑर्डर्स फॉर फिनिश्ड टेक्सटाइल्स बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स। अब ये जो सिलेसिया में क्या हुआ बेटा कि वहाँ के जो वीवर्स थे, उनको मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो कच्चा माल लाकर देते थे और उनसे कहते थे कि आप बना के हमें प्रोडक्ट दे दीजिए। बस ये करते क्या थे, कच्चा माल देने के बाद उस प्रोडक्ट की कीमतों को क्या कर देते थे, कम कर देते थे। ठीक है, इससे वहाँ के जो वीवर्स थे उनमें गुस्सा बढ़ गया। ठीक है, और एक जर्नलिस्ट था जिसका नाम था विलियम वॉल्स, उन्होंने एक इवेंट को बताया जो उन्होंने कहाँ पर देखा था, सलेशियन विलेज में देखा था। और उन्होंने क्या कंडीशन बताई, ठीक है, कंडीशन कुछ इस तरह है आपके सामने। उन्होंने कंडीशन क्या बताई थी कि इस गांव में जिसमें 18,000 लोग रहते हैं, कॉटन वीविंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। उन्होंने कंडीशन बताई कि यहाँ पर 18,000 लोग रहते हैं और यहाँ पर केवल कॉटन वीविंग जो है वही एकमात्र रोजगार है। ठीक है, द माइजरी ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम, यहाँ के लोगों की जो रहने की स्थिति है वो काफी ज्यादा क्या कह सकते हैं उसको हम, काफी ज्यादा दयनीय स्थिति है। ठीक है, मतलब वो बहुत माइजरी से रह रहे हैं, बहुत कंजूसी से कहें या फिर बहुत ही दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। ठीक है, द डिस्परेट नीड्स फॉर जॉब हैज बीन टेकन एडवांटेज बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने क्या बताया कि समझना जरा, एक सेकंड, उन्होंने क्या बताया जरा वापस से देखना। उन्होंने ये बताया कि लोगों की मतलब रोजगार के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर्स ने उसका फायदा उठाना शुरू किया। कॉन्ट्रैक्टर्स ने फायदा कैसे उठाया, उन्होंने सामान की कीमतें कम करना शुरू की। मतलब मान लो ये लोग थे, ठीक है, सपोज करना कि ये सारे लोग हैं। अब कॉन्ट्रैक्टर्स इनके पास गया, इनने कहा कि हम 5 रुपए में कर देंगे, इनने कहा हम 4 रुपए में कर देंगे, और इनने कहा हम 3 रुपए में कर देंगे। अब अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा था, काम की तलाश सभी को थी, तो कोई ना कोई कम पैसों में करने के लिए राजी हो जाता था। तो अब कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी जब इस चीज को देखा तो वो भी इस चीज का फायदा उठाना शुरू कर दिया। क्लियर? अब जब उन्होंने इस चीज का फायदा उठाना शुरू किया, तो जो व्यूअर्स थे उन्होंने इसके अगेंस्ट बोलना शुरू किया। अगेंस्ट कैसे बोलना शुरू किया, तो सबसे पहले 4 जून एट 2 PM, ठीक है, टाइम बताया गया है, 4 जून की बात है, दोपहर के 2 बजे, a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs to the mansion of their contractor demanding higher wages। अब यहाँ के किसान जो है वो तैयार हो गए, और उन किसानों ने क्या किया, उन्होंने डिमांड रखनी शुरू की, मतलब मार्च करते हुए, मतलब ग्रुप में कॉन्ट्रैक्टर के घर पर गए और उनसे डिमांड रखना शुरू की कि जो उनका मतलब पैसा है वो बढ़ाया जाए। ठीक है, तो दे वर ट्रीटेड विद स्कोन एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली। अब कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो भी कहीं मानने वाले नहीं थे। उन लोगों ने भी क्या किया, उनको डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, और गलत गलत बातें कही उनसे। ठीक है,
Following this, a group of them forced them away into house, smashed its elegant windows, panes for them, and another group broke into the storehouse and plundered supplies of cloth, which they tore to shreds. अब जब भी भीड़ में जुलूस आता है तो भैया उससे हमें प्यार से पेश आना चाहिए। अगर आपने उसको डराया धमकाया कुछ भी किया तो डेफिनेटली नुकसान आपका होने वाला है। और सेम वही कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हुआ। कॉन्ट्रैक्टर्स ने जैसे ही उनके साथ बदतमीजी की और उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की तो उनमें से कुछ लोगों ने क्या किया, उनके घरों में घुस गए, उनकी खिड़कियों को तोड़ दिया, उनके फर्नीचर को तोड़ दिया, ठीक है, और सारी चीजों को तोड़ना शुरू किया। अब एक ग्रुप तो इस काम में व्यस्त था तोड़ा फोड़ी में, तो दूसरा ग्रुप कहाँ मारने वाला था? दूसरा ग्रुप जो है वो उनके उस स्टोर हाउस में घुस गया, ठीक है, जहां पर क्या थी, क्लॉथ्स की सप्लाई होने के लिए रखा था। और ये कपड़ों को उन्होंने फाड़ दिया, ठीक है, और फाड़ा भी, जिनको उन्होंने खुद बनाया उन्हीं को उन्होंने फाड़ के खराब कर दिया, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्टर्स फ्लed with his family to a neighboring village, which however refused to shelter such a person. अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर था जो अपने घर से भाग गया और पड़ोसी गांव में गया, पर जब पड़ोसी गांव में गया तो वहां के लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। वहां के लोगों ने भी ऐसे आदमी को एक्सेप्ट नहीं किया और उससे कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, ठीक है। He returned 24 hours later, requested the army. In the exchange that followed, 11 beavers were shot. अब वो कॉन्ट्रैक्टर शांति से बैठने वाला नहीं था भाई। आपने उसका घर तोड़ दिया, आपने उसका सामान जला दिया, सामान को फाड़ दिया, जो भी किया हो, पर वो शांति से बैठने वाला तो था नहीं। जब वो शांति से नहीं बैठा तो वो लगभग 24 घंटे बाद वापस आया। और किसके साथ आया? अपने साथ आर्मी लेकर आया, ठीक है। और जब वो अपने साथ आर्मी लेकर आया, ठीक है, आर्मी लेकर आया, तो दोनों में मतलब आर्मी और पब्लिक में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट हुआ और दोनों में आपस की लड़ाई में लगभग 11 वेवर्स जो थे उनको गोली मार दी गई थी, ठीक है। तो एक ऐसा इंसिडेंट भी उस समय हुआ, ठीक है बच्चे। चलो अब आगे की बात करें तो आगे देखेंगे हम। यस, तो इसमें आगे की बात करते हैं। तो आगे देखिए, द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अब ये जो लिबरल्स थे, ठीक है, वो क्या रिवॉल्यूशन कर रहे थे? अब उनको भी समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि लिबरल्स तो शुरू से ही उस चीज के काम के पीछे पड़े थे कि हम यूरोप में क्या लेके आएंगे, आजादी टाइप से लेकर आएंगे, ठीक है। अब उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे चुपचाप रिवॉल्यूशन करना पड़े, जो भी इम्पोर्टेंट। क्लियर? चल, तो ये वाला जो पार्ट है 3.3, ये वाला पार्ट जो है इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझो इसमें द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848, ठीक है। अब पीछे आपने अभी अभी देखा, आपने क्या देखा अभी अभी पीछे, कि जो वहां पर मूवमेंट हुआ, जो एक सेकेंड मैं इसको वापस से कर दूं। यस, हाँ, तो आपने अभी अभी पीछे क्या देखा कि जो पैरेलल टू द रिवॉल्ट्स ऑफ पुअर अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन यूरोपियन कंट्री इन द ईयर 1840 a revolution led by the educated middle class was underway, ठीक है। आपने ये देखा अभी थोड़ी देर पहले, जो मैंने आपको समझाया था उसमें क्या समझाया था कि जितने भी मतलब गरीब लोग थे उन्होंने अपने तरीके से रिवॉल्ट किया, पर जो पढ़े लिखे लोग थे वो भी कहीं ना कहीं पीछे रहने वाले नहीं थे। उन्होंने भी क्या कर लिया था, पूरी तैयारी कर ली थी कि हम भी क्या करेंगे, रिवॉल्ट करके रहेंगे, ठीक है। और वो उसमें कौन आ रहा था? उसमें आ रहे थे सारे सारे एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है। अब ऐसा क्या हुआ, तो इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 in France had brought about the abdication of the monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि फ्रांस के लोगों ने क्या किया था, लुइस फिलिप को हटा दिया और नेशनल असेंबली ने वापस से वहां रिपब्लिक बना लिया था। क्लियर? ठीक है। और उसमें यूनिवर्सल मेल सफरेज वाला कंसेप्ट भी आया था, मतलब 21 साल अगर उम्र है तो सभी को वोट देने का अधिकार है, ना कोई प्रॉपर्टी का, ना एक्टिव सिटीजन, ना पैसिव सिटीजन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। In other parts of Europe where independent nation states did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, and Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle class were combined their demand for constitutionalism with national unification। और जिन जगहों पर अभी तक नेशन स्टेट्स की बात ही नहीं हो रही थी, जैसे कि आपका हो गया जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरिया, यहाँ के मैन और वुमेन जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, पढ़े लिखे थे और लिबरलिज्म में बिलीव करते थे, ठीक है, उन लोगों ने क्या कहा कि हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक है, और दूसरा नेशनल यूनिफिकेशन, ये दो चीजें हमें चाहिए। क्लियर? दे took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of nation states on parliamentary
प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। अब जब इन लोगों ने ये देखा कि ये जो मूवमेंट है ये चलते जा रहे हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, तो फिर इन लोगों ने भी क्या किया, चलो वो कहते नहीं कि बहती गंगा में हाथ धोना, पर वो वाली बात यहाँ थोड़ी सी अप्लाई है, पूरी नहीं है। ठीक है। क्योंकि बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब होता है कि केवल अपना फायदा देखना, पर यहाँ पर ये लोग अपना फायदा नहीं देख रहे थे, ये सभी का फायदा देख रहे थे। और सभी के फायदे को देखते हुए जब लोग देखा कि ये जो मूवमेंट वगैरह है ये जो बढ़ रहे हैं, वापस से लोग रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, वापस से लोग मोटिवेट हो रहे हैं, तो इन लोगों ने क्या किया बेटा, इन लोगों ने डिमांड रखनी शुरू की। सबसे पहले इन लोगों ने क्या डिमांड रखनी शुरू की कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के बेसिस पर हमें क्या चाहिए। ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के बेसिस पर हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक है। जो सभी के लिए अप्लाई हो। दूसरा हमें क्या चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है। और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ये तीन चीजों की डिमांड उन्होंने रखनी शुरू कर दी। क्लियर। तो 3.3 में रिवॉल्यूशन जो था लिबरल्स का वो और आगे बढ़ेगा, उसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। अभी की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आप लोग पीछे वाली वीडियो देखिएगा और जितना पढ़ चुके हैं हम उसको एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है बच्चे, आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू सून।